हमारी दुनिया एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। हमारी आज तक की नॉलेज में महज ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुकून के साथ रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी के साथ खुशी खुशी जी सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये दुनिया हमारा एक घर है जिसमें हम सभी लोग इस घर के मेंबर हैं, और धरती नुमा इस घर का एक मेंबर होने के नाते हम सभी एक दूसरे से कोई ना कोई रिश्ता शेयर ज़रूर करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग अपने इस समाज में रहने वाले किसी इंसान को इस कदर परेशान करते हैं कि उसका जीना इस दुनिया में मुहाल हो जाता है, और उस पर्टिकुलर शख्स को परेशान करने का हमारा मोटिव सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। हमें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि जिस इंसान को हम परेशान कर रहे हैं उसकी जिंदगी में हमारी इस बुलिंग की वजह से कितने ज्यादा डिजास्टर्स चेंजेस आ रहे हैं, और वो शख्स अपनी जिंदगी को खत्म करने के रास्ते पर कितना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इसी टॉपिक पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 3 सबसे ज्यादा भयानक और दुख भरे केसेस जहाँ पर कम उम्र के बच्चों को लोगों ने इस कदर परेशान किया कि उन बच्चों को अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा आसान मौत को चुनना लगा। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको 3 वर्स्ट केसेस ऑफ बुलिंग। लेकिन उससे पहले, हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव सोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर से दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इन 3 वर्स्ट केसेस में सबसे पहला केस है 17 साल की एलेक्सिस प्लिंगटन का। एलेक्सिस प्लिंगटन न्यूयॉर्क के सफोल्क काउंटी की रहने वाली थी। एलेक्सिस के फ्रेंड्स और टीचर्स के अकॉर्डिंग वो अपने स्कूल की एक बेहद ही पॉपुलर एथलीट थी। एलेक्सिस की पर्सनैलिटी लाजवाब थी, उसकी अच्छी हाइट थी, अच्छी फिजिक थी और फोटोजेनिक फेस था, जिस वजह से एलेक्सिस अपनी काफी सारी फोटोज क्लिक किया करती थी और वो उन फोटोज को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया करती थी। ये बात है साल 2010 की। उस वक्त फेसबुक मार्केट में नया नया था, और उस जमाने में फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिससे लोगों की पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ में ला दिया था, और लोग अपनी जिंदगी से जुड़े हर पहलू को फोटो के माध्यम से ऑनलाइन शेयर करने लगे थे। एलेक्सिस भी उस वक्त के सभी टीनेजर्स की तरह अपने लाइफ के मोमेंट्स को फेसबुक पर शेयर करने लगे थी, और बहुत सारे लोग एलेक्सिस की उन पोस्ट पर कमेंट्स किया करते थे। यहाँ तक तो ये कहानी सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन कुछ वक्त से कुछ लोग एलेक्सिस की उन फेसबुक पोस्ट पर बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। वो लोग कभी एलेक्सिस की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं तो कभी उसको बुरी तरह से ऑनलाइन ह्यूमिलेट करते हैं। शुरुआत में तो एलेक्सिस इन सब ऑनलाइन ट्रोलिंग को इग्नोर कर रही थी, लेकिन एलेक्सिस की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया जब उसके लिए इन सब ट्रोलिंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल सा हो गया। अगर हम लोग पर्सनली इस केस को खुद के ऊपर इम्प्लाई करके देखें तो हम आसानी से महसूस कर सकते हैं कि ट्रोलिंग का ह्यूमन साइकोलॉजी पर कितना बुरा असर होता है। एलेक्सिस की ऑनलाइन ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब ये ट्रोलिंग उसकी रियल लाइफ को भी इफेक्ट करने लगी थी, और एलेक्सिस इस वर्चुअल ट्रोलिंग की वजह से डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसको लगता था कि जो लोग ऑनलाइन उसके लिए अपने व्यूज रखते हैं वो वैसी ही है। एलेक्सिस के अंदर ये ट्रोलिंग इस कदर घर कर गई थी कि वो इन सब सिचुएशन से अब और ज्यादा डील नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था। एलेक्सिस ने 31 मार्च 2010 के दिन सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने से महज कुछ ही वक्त पहले उसने कॉलेज जाने के लिए सॉकर स्कॉलरशिप अर्न की थी। अब एलेक्सिस इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसके सुसाइड करने की खुशी मना रहे थे। कुछ लोगों ने एनोनिमस अकाउंट से एलेक्सिस के फेसबुक मेमोरियल पेज पर एलेक्सिस की कुछ तस्वीरें शेयर करी, जिनमें एलेक्सिस के फोटोज के चारों तरफ एडिट करके फांसी का फंदा बनाया हुआ था। और जो लोग उसकी ऐसी तस्वीरें उसके फेसबुक मेमोरियल पेज पर शेयर कर रहे थे, एक तरह से उनकी इंटेंशन एलेक्सिस की मौत का मजाक बनाने की थी। एक शख्स ने तो एलेक्सिस के मेमोरियल पेज पर लिखा था कि अच्छा हुआ जो उसने सुसाइड कमिट कर ली, वैसे भी वो इस दुनिया पर बोझ ही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकता है। एक इंसान जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था वो इस दुनिया से चला जाता है, और कुछ मेंटली इल लोग उस शख्स के इस दुनिया से जाने का जश्न मनाते हैं। सच में यार, लोगों की ऐसी हरकतें देखकर मेरा तो इंसानियत पर से यकीन उठ जाता है। एलेक्सिस के पेरेंट्स का कहना है कि एलेक्सिस ने साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड नहीं करी है। उनका कहना है कि वो इतनी कमजोर नहीं थी कि वो किसी के कुछ भी नेगेटिव बोलने से आहत हो जाए। उनके अकॉर्डिंग उसके सुसाइड करने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी, लेकिन वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एलेक्सिस ने सुसाइड कर लिया, ये बात उसके पेरेंट्स कभी नहीं बता पाया। एलेक्सिस के पेरेंट्स ने उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया जो उसको ऑनलाइन बुली किया करते थे। एलेक्सिस के पेरेंट्स ने उसकी याद में एलेक्सिस प्लिंगटन मेमोरियल फाउंडेशन बनाई है, जिसके जरिए वो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि जो एलेक्सिस के साथ हुआ वो दोबारा फिर किसी के साथ ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये कोशिश बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाएंगी। इसी के साथ अब हम अपने अगले केस पर आते हैं। ये अगला केस है 11 साल के जहीम हारेरा का। जहीम जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन शहर में रहा करता था, और वो अपने शहर स्टोन माउंटेन के दुनेर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था।
जहीम के क्लोज्ड वंस के अकॉर्डिंग जहीम एक ऐसा इंसान था जिसका दिल बहुत साफ था और उसकी एक खासियत थी कि उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान रहती थी और उसके दिल में सभी के लिए बहुत प्यार था। जहीम 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था और वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जहीम की जिंदगी किसी आम बच्चे की तरह ही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां भी थीं, जो कि अमूमन सभी बच्चों की जिंदगियों में देखी जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में भी थीं, लेकिन जहीम की जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी इंटेंसिटी हमारी जिंदगियों में मौजूद प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा थी। जहीम को स्कूल में उसके क्लास फेलोज काफी ज्यादा बुली किया करते थे। वो लोग जहीम को गे बोला करते थे और वो लोग उसको गे इसलिए नहीं बोला करते थे कि वो सच में गे था, बल्कि उन लोगों की इंटेंशन उसको चिढ़ाने की हुआ करती थी और ये सिलसिला काफी सालों से ऐसे ही चलता आ रहा था। जहीम ने इन सब बातों की शिकायत अपनी माँ मासिका बरमुडे से भी की थी और मासिका ने जहीम की इस शिकायत को काफी सीरियसली लिया था और मासिका ने जहीम के स्कूल में लगभग 17 से 18 बार जहीम के साथ की जा रही बुली के खिलाफ कंप्लेन करी और हर बार स्कूल अथॉरिटीज ने मासिका से कहा कि वो लोग उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो जहीम को बुली करते हैं, लेकिन हकीकत में ना तो स्कूल अथॉरिटीज ने जहीम के उन क्लास फेलोज के अगेंस्ट कोई खास एक्शन लिया और ना ही जहीम की बुली स्कूल में रुकी। जहीम अपनी जिंदगी के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां पर उसने अपने घर में अब शिकायत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मासिका के अकॉर्डिंग एक बार जहीम ने उनसे कहा था कि वो लोग हमेशा मुझे गे करके बुलाया करते हैं, जब देखो तो मुझे ये लोग गे 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 करके बुलाते हैं, मैं ये गे शब्द सुन के थक चुका हूँ। वो लोग मुझे हर वक्त बस गे कहकर ही बुलाते हैं, जैसे कि मेरा कोई दूसरा नाम हो ही ना। जहीम की मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन के ब्रिंक तक पहुंच गए थे और उसकी इस हालत का अंदाजा किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि जहीम के पेरेंट्स को भी नहीं। इसी तरह तारीख थी 16 अप्रैल 2009 की। 16 तारीख की सुबह जहीम उठा और वो उठने के बाद से ही अजीब सा व्यवहार कर रहा था। उसको उस दिन भूख नहीं लगी थी और वो उस दिन स्कूल भी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मासिका ने उसको स्कूल जाने के लिए बोला क्योंकि उस दिन उसको उसका रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था। इसलिए उस दिन जहीम ना चाहते हुए भी अपने स्कूल गया और जब वो स्कूल से वापस आया तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी क्योंकि उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड ग्रेड ए और बी से चमक रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहीम पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसके मार्क्स भी हमेशा बढ़िया ही आया करते थे और इस बार भी जब जहीम घर पर आया तो वो खुशी के मारे खूब उछल रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। जहीम की माँ मासिका भी उसको खुश देखकर काफी खुश थी। इन सब के थोड़ी देर के बाद जहीम अपने कमरे में ऊपर की तरफ चला गया और जहीम की माँ मासिका खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद जहीम की माँ ने अपनी बेटी और जहीम की बहन से कहा कि वो जहीम को आवाज देकर बुला ले क्योंकि उन्होंने डिनर रेडी कर दिया है और वो नीचे आकर डिनर कर ले। जब जहीम की बहन ने उसको नीचे आने के लिए आवाज दी तो ऊपर से जहीम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। ये बात जहीम की बहन को थोड़ी सी अजीब सी लगी, इसलिए उसकी बहन ने मासिका से कहा कि जहीम ने वापस कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए मासिका और जहीम की बहन उसको बुलाने के लिए उसके कमरे में गई और वहां पर जो नजारा उन दोनों ने देखा था उसको देखकर जहीम की माँ मासिका और उसकी बहन की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। जहीम ने अपने कमरे के क्लोसेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी बेड से फांसी का फंदा बनाया था और उसने वो फंदा अपने गले में पहना और फिर उसके बाद जहीम एक स्टूल पर चढ़ा और फिर वो उस स्टूल के ऊपर से कूद गया, जिस वजह से उसका दम घुट गया और जब वो छटपटा रहा था तब जहीम की माँ किचन में नीचे खाना बना रही थी। जब पुलिस ने जहीम की स्कूल अथॉरिटी से बात करी तो उन्होंने पुलिस से कहा कि ये बात सच है कि कुछ लोग जहीम को बुली किया करते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो इस तरह से आत्महत्या कर ले। मतलब उनके स्कूल का एक होनहार स्टूडेंट अब मर चुका था और स्कूल अथॉरिटीज इस तरह की इनसेंसिटिव बातें कर रहे थे। मतलब उनसे पूछा जाना चाहिए था कि 11 साल के बच्चे की जिंदगी में क्या ही ऐसी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से उसको अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा आसान मौत को चुनने लगा। जाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट के जीवन में अमूमन एक ही चुनौती होती है और वो चुनौती होती है अपनी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन जहीम की जिंदगी में ये प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि वो पढ़ने में काफी अच्छा था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि जहीम ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उसके साथ हो रही बुली की वजह से उठाया था। जहीम की मां मासिका का कहना है कि वो ऐसी घटनाएं हमेशा टीवी पर देखा करती थी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने ही बेटे को फांसी के फंदे पर मुर्दा लटका हुआ देखना पड़ेगा और उन्हें अब ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त उन्हें भी अपने बेटे जहीम के साथ फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि जहीम एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक नेक दिल बच्चा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को ना तो उसके घर वाले समझ पाए और ना ही स्कूल अथॉरिटीज ने इस तरफ कोई ध्यान दिया। 16 अप्रैल के दिन जब जहीम अपने घर आया था तो वो इसलिए खुश नहीं था कि उसको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले थे, बल्कि वो इसलिए खुश था क्योंकि वो अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। आप खुद सोच कर देखिए कि जिन चीजों को हम छोटा समझते हैं
हम सोचते हैं कि ऐसी चीजें आम है और इन पर कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो बातें एक 11 साल के छोटे बच्चे को अपनी जिंदगी खत्म करने की दहलीज तक ले जा सकती हैं। जहीम की इस मौत को रोका जा सकता था अगर स्कूल अथॉरिटीज उन बच्चों के माँ बापों के साथ मिलकर उनकी काउंसलिंग करते, जो बच्चे जहीम को बुली किया करते थे, क्योंकि जहीम को बुली करने वाले स्टूडेंट्स भी बच्चे ही थे और उनको भी उस वक्त इतनी समझ नहीं रही होगी कि उनकी वजह से जहीम इस तरह का एक घातक कदम उठा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहीम के फैमिली मेंबर्स एक दिन इस सदमे से उबर पाएंगे और अपनी जिंदगी को कुछ हद तक नॉर्मल कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा केस है मेगन टेलर मेयर केस। ये केस अपने वक्त का इतना ज्यादा मशहूर और कंट्रोवर्शियल केस था कि इस केस के ऊपर विकिपीडिया वालों को एक विकिपीडिया पेज बनाना पड़ा था। मेगन का जन्म 6 नवंबर 1992 के दिन हुआ था। मेगन जब 3rd स्टैंडर्ड में थी तभी से उसको सुसाइड करने के ख्याल आने लगे थे। वो अपनी माँ से कहती थी कि मेरा मन मरने का करता है, मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी इस जिंदगी को खत्म कर लूँ। असल में मेगन एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रही थी जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त जो पेशेंट होता है वो किसी भी काम को अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाता है, जिस वजह से पेशेंट के अंदर काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है और पेशेंट बिना अंजाम की परवाह किए अपने एक्शंस को अंजाम देने में लग जाता है। मेगन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ साथ डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम इश्यूज से भी गुजर रही थी। उसको लगता था कि उसका वेट काफी ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा इसी वहम में जिया करती थी कि वो काफी मोटी है। हालांकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। मेगन एकदम नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखा करती थी। जब मेगन 14 साल की हुई तब उसकी दोस्ती myspace.com नाम की एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर जॉश इवान नाम के लड़के से हुई। पहले तो मेगन उस जॉश इवान नाम के लड़के से सिर्फ इधर उधर की बातें किया करती थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ मेगन को जॉश इवान से अच्छा लगने लगा क्योंकि वो मेगन से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें किया करता था और वो उसकी खूब तारीफें भी किया करता था, जिससे मेगन उससे काफी इंप्रेस हो गई थी और वो उसको काफी चाहने भी लगी थी। मेगन ने ये बात अपने घर पर अपने माँ बाप को बताई तो मेगन के माँ बाप ये बात जानकर काफी खुश थे कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का है जो उससे बहुत प्यार करता है और जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश है। तो इन सब के साथ उसके माँ बाप बिल्कुल नॉर्मल थे। मेगन जब जॉश के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में आई तब वो महज 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। अगर ऐसा हमारे इंडिया में हुआ होता तो शायद माँ बाप अपने बच्चे को ही घर से बाहर निकाल देते। मेगन और जॉश का ये ऑनलाइन अफेयर कुछ हफ्ते चला। उसके बाद जॉश का व्यवहार मेगन के लिए काफी बदल सा गया था और मेगन से अब बहुत रूडली बात करने लगा था, जिस वजह से मेगन को उसकी बातों को काफी बुरा लगता था। लेकिन 16 अक्टूबर 2006 के दिन जॉश के मैसेजेस की टोन और भी ज्यादा बदतर हो गई। 16 अक्टूबर के दिन जब मेगन स्कूल से घर आई तब मेगन की माँ टीना ने उसके माईस्पेस अकाउंट में लॉग इन किया, लेकिन उस दिन टीना बहुत जल्दी में थी क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो जॉश के मैसेजेस पढ़ नहीं पाई। इससे पहले कि टीना अपनी छोटी बेटी को लेकर घर के दरवाजे से बाहर निकल पाती तभी मेगन ने दरवाजे से अंदर एंटर किया और उसने जब अपना डेस्कटॉप खोलकर देखा तो उसमें जॉश के मैसेजेस पड़े हुए थे और उन मैसेजेस में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो। टीना ने मेगन से कहा कि वो अपना माईस्पेस अकाउंट लॉग आउट कर दे, लेकिन मेगन ने ऐसा नहीं किया और अब मेगन भी जॉश को बड़ी गंदी गंदी गालियां देने लगी थी और ये सब देखकर टीना बहुत ज्यादा हैरान थी। उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेगन इतनी गंदी गंदी गालियां देनी जानती है। जॉश ने अपने लास्ट मैसेज में लिखा था कि सब जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो और हर कोई तुमसे बहुत नफरत करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत बुरी गुजरे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना ये दुनिया काफी अच्छी है। इसके जवाब में मेगन ने लिखा कि तुम इतने बुरे इंसान हो कि तुम्हारी वजह से एक लड़की खुद को मार लेगी। इसके बाद वो अपने डेस्कटॉप से उठी और उसने अपनी माँ टीना से कहा कि आप मेरी माँ हैं, आपको मेरी तरफ होना चाहिए था। और ये कहकर वो ऊपर की तरफ चली गई और फिर वो अपने पिता रॉन के कमरे में गई और उसने पूरी बात अपने पिता को बताई। इसके बाद वो भागकर अपने रूम में चली गई। रॉन नीचे आया और वो किचन में जाकर टीना से इस पूरे इंसिडेंट को डिस्कस करने लगे और बात करते करते दोनों रात के लिए डिनर रेडी करने लगे। तभी 20 मिनट के बाद दोनों बातें करते करते अचानक रुक गए और उन्हें याद आया कि मेगन आज कुछ ज्यादा ही दुखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो। इसलिए टीना और रॉन भागते हुए मेगन के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मेगन रूम के क्लोसेट पर फांसी के फंदे पर झूल रही है। टीना और रॉन ने उसको जिंदा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अगले दिन डॉक्टर्स ने मेगन को मृत घोषित कर दिया और 3 हफ्तों के बाद ही उसका 4वां जन्मदिन था। मेगन की मौत के कई हफ्तों के बाद टीना और रॉन को पता चला कि जॉश इवांस नाम का कोई आदमी था ही नहीं, बल्कि यह अकाउंट एक फेक अकाउंट था जिसको उनके पड़ोसी और मेगन के दोस्त सैरा ड्यू की मां लॉरी ड्यू ने बनाया था। सबसे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि लॉरी ड्यू मेगन के घर से महज 4 घर छोड़कर रहती थी और लॉरी ड्यू के मेगन की फैमिली से काफी अच्छे रिलेशंस थे। जब अथॉरिटीज ने लॉरी और सैरा से पूछा कि वो लोग मेगन के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे,
तो सैरा ने अथॉरिटीज को बताया कि उसको ऐसा लगता था कि मैगन ने उसके सारे दोस्तों में ये रूमर फैला दिया था कि सैरा एक लेस्बियन है, और इसका गुस्सा सैरा को और उसके माँ लॉरी को मैगन पर था। इसलिए वो लोग उसको एक सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैगन सुसाइड कर लेगी। मैगन से ये लोग रोटेशन वाइज बातें किया करते थे। कभी लॉरी मैगन से जॉर्ज बनकर बातें किया करती थी, तो कभी सैरा मैगन से जॉर्ज बनकर बातें किया करती थी, और कभी कभी लॉरी की एम्प्लॉय एशले ग्रेल्स मैगन से जॉर्ज बनकर बातें किया करती थी। इन लोगों ने पहले सोचा था कि मैगन जॉर्ज से सैरा के बारे में कोई बात करेगी, लेकिन मैगन ने कभी भी जॉर्ज से सैरा के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और इस बात से ये लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए, और इन लोगों ने गुस्से में आकर मैगन को उल्टे सीधे मैसेज भेजने शुरू कर दिया, जिस वजह से आहत होकर मैगन ने आत्महत्या कर ली। इस केस में सिर्फ एक गलतफहमी ने एक मासूम लड़के की जान ले ली, और उस लड़के को प्यार करने वाले लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाला दर्द दे दिया। निश्चित ही आत्महत्या या फिर सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी वो समस्याएं यहीं रह जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई इंसान आपको लंबे वक्त से परेशान नजर आए, तो आप अपने वक्त का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उस इंसान से बात जरूर करें। हो सकता है कि आप ही के पास उस इंसान की समस्या का कोई समाधान हो, या फिर अपना दुख बांटने से उस इंसान का मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए और आपकी छोटी सी पहल से उस इंसान की जिंदगी बच जाए। हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं, और ये सुनिश्चित करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अपने ही घर के बच्चे किसी को बेवजह बुली कर रहे हो और एक दिन वो किसी की आत्महत्या की वजह बन जाए। अगर हम लोग इन सारी बातों को लेकर थोड़े अवेयर हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि आत्महत्या के ऐसे केसेस में काफी कमी आएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।